नेक्स्ट हम लोग को समझना है अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर मतलब किसी अल्टरनेटर के द्वारा जो जनरेटेड वोल्टेज है, ईएमएफ उत्पादन होगा, कितना होगा, उसका जो उत्पादन करने का दर किस किस चीज़ पर निर्भर करता है और कितना होगा, उसका क्या ईएमएफ का इक्वेशन है, मतलब समीकरण है, किस फार्मूला से उसको हम प्राप्त करेंगे। तो वो फार्मूला कैसे आया उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आप गौर से देखेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर एवरेज मान लिया जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ का एवरेज मान क्या होता है, d∅dt होता है। हम लोग इतना तो अच्छा से पता है फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, d∅dt किसी एक कॉइल में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ का मान क्या होता है, d∅dt होता है। मतलब d∅ का मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, डिफरेंस इन फ्लक्स बट्टा डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन होने वाला दर, उसका जो स्पीड है, टाइम है, कितना स्पीड से फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, मेन डिपेंड करेगा इसी पर। ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ जो डिपेंड करेगा वो अधिकतम डिपेंड करेगा क्या चीज़ पर, इसका फ्लक्स में परिवर्तन का दर क्या है। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है, कितना स्पीड से इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जितना स्पीड से फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही जनरेटेड ईएमएफ का मान उच्च होगा। ठीक है, और फ्लक्स परिवर्तन की दर कम हो जाएगा तो जनरेटेड ईएमएफ का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले क्या जानते हैं, n इक्वल टू 120f/p होता है ना। मतलब अल्टरनेटर का जो स्पीड है क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, पोल पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे d∅dt हो गया। अब यहाँ पे एक कंडक्टर का होगा d∅dt और पोल के अनुसार निकालेंगे कितना पोल है, तो पोल से यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, और प्रति सेकंड निकालने के लिए 60 से भाग दे दिए। ठीक है, प्रत्येक चालक में, तो p/60/n से इसको गुना कर दिए d∅dt को, तो हो गया फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न पोल बट्टा 60। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, n इक्वल टू 120f/p। तो जहाँ n है वहाँ पे 120f/p रखना है। इस फार्मूला में qNp/60, तो qNp/60 n के जगह पे 120f/p रख दिए, तो इसको टोटल गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स वोल्ट। 2 फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, प्रत्येक चालक का अगर देखेंगे Z बराबर होता है 2 इंटू टी। Z बराबर होता है 2 इंटू टी, नंबर ऑफ क्वाइल का दुगुना। ठीक है, Z बराबर 2 इंटू टी, यहाँ पे Z बराबर 2 इंटू टी का मतलब हुआ नंबर ऑफ क्वाइल। ठीक है, नंबर ऑफ क्वाइल, तो प्रत्येक क्वाइल में चालक की संख्या क्या होगा, दोगुना होगा। तो यहाँ पे अभी हमको फार्मूला प्राप्त हो गया 2 पाई फ्लक्स वोल्ट। इसको अब क्या करेंगे, कह रहा है अगर इफ देयर आर Z कंडक्टर इन सीरीज पर फेज, एक फेज में Z कंडक्टर है, तब जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसमें Z से गुना हो जाएगा, 2 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स Z हो जाएगा। अब Z के जगह प्रत्येक क्वाइल का निकालेंगे तो Z को गुना कर देंगे कितना से,
जेड बराबर 2t होता है, तो जहाँ जेड है वहाँ 2t से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 2t इसके जगह पे। तो अब क्या होगा 2 दूना 4 इंटू फ्लक्स इंटू फ्रीक्वेंसी t हो जाएगा। फार्मूला यहाँ पे क्या आ गया 4 फ्लक्स फ्रीक्वेंसी t वोल्ट, इतना वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, इतना तक आप समझ चुके हैं 4 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स टी कैसे आया, इतना तक आप समझ चुके हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक जो वैल्यू हम लेके चल रहे हैं वो एवरेज वैल्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्या लेके चल रहे हैं एवरेज वैल्यू, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन जितना भी है सब आरएमएस वैल्यू पर कार्य करती है। कौन सा वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे काम करता है। तो इस एवरेज वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बट्टा एवरेज वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है 1.11, तो 1.11 को गुना करेंगे 4 फ्लक्स फ्रीक्वेंसी टी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.44 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स टी वोल्ट, इतना वोल्ट उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो जनरेटेड ईएमएफ है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, कॉइल स्पैन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो इस फार्मूला में सीधा हम लोग गुना कर देंगे। एक्चुअल अवेलेबल वोल्टेज ऑफ जनरेटेड पर फेज क्या हो जाएगा KC इंटू KD से एक्स्ट्रा गुना हो जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा 4.44 KF KC KD फ्रीक्वेंसी फ्लक्स टी वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से किसी अल्टरनेटर का जो ईएमएफ इक्वेशन है उसका फार्मूला क्या है, जनरेटेड ईएमएफ या वोल्टेज बराबर क्या होता है 4.44 इंटू KC मतलब कॉइल स्पैन फैक्टर, KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फ्लक्स और ये नंबर ऑफ टर्न T नंबर ऑफ कॉइल। ठीक है, इतना वोल्ट्स उत्पन्न होता है। और इसमें फॉर्म फैक्टर भी गुना होगा। ठीक है, KF मतलब फॉर्म फैक्टर जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, V का मतलब है एक्चुअल जनरेटेड वोल्टेज, KC का मतलब कॉइल स्पैन फैक्टर या पिच फैक्टर, KD का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, KF का मतलब फॉर्म फैक्टर, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, T का मतलब नंबर ऑफ कॉइल या नंबर ऑफ टर्न प्रति फेज। ठीक है, इस तरह से एक बार और आपको हम बता दें, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का फार्मूला क्या है, V इक्वल टू 4.44 इंटू फॉर्म फैक्टर इंटू कॉइल स्पैन फैक्टर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स इंटू T नंबर ऑफ कॉइल साइड कॉइल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के द्वारा आप किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये इसका आपको डिस्क्राइब करके बताएं ये फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर, जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो भी वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आया था ट्रांसफार्मर में भी, और यहाँ आज अल्टरनेटर में भी आ चुका है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, किसी भी मशीन पर चाहे वो अल्टरनेटर हो, ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो, ठीक है, जब लोड डाला जाता है तब उसके टर्मिनल वोल्टेज में क्या होता है, कुछ अंतर हो जाता है। ठीक है, किसी मान लेते हैं अभी हम लोग अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटर के बारे में, जब किसी अल्टरनेटर पर बिना लोड का वोल्टेज मापा जाए उसके टर्मिनल पर तब का वोल्टेज, और उस पर फुल लोड डालने के बाद जब वोल्टेज मापा जाए तब का वोल्टेज, दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग रेगुलेशन कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, और जब उसको परसेंटेज में निकालना हो
तो वही हो जाएगा नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100। इस तरह से वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड से फुल लोड तक। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, नो लोड से फुल लोड तक जो वोल्टेज के बीच डिफरेंस मिलेगा उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिमाण को कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है, स्पीड और करंट को कांस्टेंट रख दिए। उसकी वोल्टेज में फुल लोड से जीरो लोड तक होने वाला परिवर्तन को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। क्या चीज का, केवल वोल्टेज का, स्पीड और करंट को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। नो लोड से फुल लोड तक जो वोल्टेज में डिफरेंस मिलेगा उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इस तरह से वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला हो जाएगा नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100। यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, मतलब परसेंट में मिल जाएगा, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100 होता है, ठीक है। जहाँ VNL का मतलब हो गया नो लोड, VFL का मतलब फुल लोड इंटू 100, VR का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कोई खास चीज़ नहीं है, इसको आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज फिर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हंटिंग या फेज स्विंगिंग क्या है, व्हाट इज हंटिंग और फेज स्विंगिंग। तो हंटिंग इफेक्ट अल्टरनेटर में पाया जाता है, ठीक है। हंटिंग क्या होता है, तो ये जो हंटिंग का प्रभाव है एक विशेष प्रकार के अल्टरनेटर में होता है। वह अल्टरनेटर जो लो स्पीड एवं हाई कैपेसिटी अल्टरनेटर होता है। लो स्पीड और हाई कैपेसिटी अल्टरनेटर। अब लो स्पीड का जहाँ तक बात है, लो स्पीड का मतलब उसका जो रोटर होगा किस तरह का होगा, सेलिएंट पोल रोटर होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लो स्पीड एवं मीडियम स्पीड टाइप के अल्टरनेटर में का जो पोल होता है, रोटर होता है, सेलिएंट पोल रोटर होता है। तो जहाँ सेलिएंट पोल रोटर का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे हंटिंग इफेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हंटिंग इफेक्ट क्या होता है, कह रहा है कि अल्टरनेटर में जब लोड बदलता है तब कुछ क्षण के लिए अल्टरनेटर की स्पीड भी बदल जाती है, और इसी दोष को हम लोग हंटिंग या फेज स्विंगिंग कहते हैं। जाहिर सी बात है, कोई अल्टरनेटर मान लीजिए फुल लोड पर चल रहा है, ठीक है, उस पर फुल लोड पे चल रहा है, और जब लोड एकाएक आधा हो जाए तो क्या होगा, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए उसका स्पीड पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, स्पीड में वेरिएशन आएगा। यही है जब किसी अल्टरनेटर में लोड परिवर्तन होने से कुछ सेकंड के लिए उसके अल्टरनेटर के स्पीड पर जो असर पड़ता है उसी को हम लोग हंटिंग कहते हैं, हंटिंग इफेक्ट कहते हैं। और हंटिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हंटिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हंटिंग को हम लोग फेज स्विंगिंग भी कहते हैं, हंटिंग को ही हम लोग फेज स्विंगिंग भी कहते हैं, ठीक है, फेज स्विंगिंग। हंटिंग को हम लोग फेज स्विंगिंग की कहते हैं, ठीक है। हंटिंग को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग जो होगा कहाँ होगा, ये हमारा सेलिएंट पोल रोटर है, ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर है। कौन सा रोटर है, सेलिएंट पोल, क्योंकि यह रोटर मीडियम और लो स्पीड अल्टरनेटर टाइप में यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना सेलिएंट पोल रोटर है। सेलिएंट पोल रोटर का ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पोल है। तो जो मेन वाइंडिंग होगा कहाँ होगा, पोल पर किया जाएगा, ठीक है। मेन वाइंडिंग इस सभी पोल पर होता है, और इस पोल का जो ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं हेड, पोल का हेड है, ठीक है। इसके पोल के हेड में ये जो क्या होता है, स्लॉट्स काट दिया जाता है, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग करने के लिए पोल के हेड में स्लॉट्स काट दिया जाता है। ये जो हेड है इसका पोल का, ये जो राउंड वाला है, ये सब क्या है, स्लॉट्स काट दिया जाता है। और इस स्लॉट में
पोल के हेड पर जो स्लॉट होता है उसमें डैम्पिंग वाइंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, डैम्पिंग वाइंडिंग मोटे तार का, देखिए बार ऑफ डैम्पिंग वाइंडिंग, मोटा बार के रूप में उसमें क्या करते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हंटिंग अथवा स्विंगिंग दोष जो है दूर हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे डैम्पर वाइंडिंग कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और क्यों करते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दें आपको, जब किसी अल्टरनेटर के लोड में वेरिएशन होता है तब कुछ समय के लिए उसकी स्पीड में भी वेरिएशन हो जाता है, जिसको हम हंटिंग अथवा फेज स्विंगिंग कहते हैं। हंटिंग अथवा फेज स्विंगिंग दोष को दूर करने के लिए अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो डैम्पर वाइंडिंग होता है वो पोल के सिरों पर स्लॉट्स काट के कर दिया जाता है, जो कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है।